आज हमको समझना है लैटिस पॉइंट, लैटिस स्पेस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल and different areas of unit cells. आपको ये तो पता होगा स्टेट बोर्ड के हिसाब से और आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, एकेडमिक एग्जाम के हिसाब से आज की क्लास बहुत जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल उसको बनाते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जिस पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर में, उसी पॉइंट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कोई स्ट्रक्चर आप बनाओगे किसी भी क्रिस्टल का, तो पॉइंट बनाने पड़ते हैं, उन्हीं पॉइंटों को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। ध्यान रखें, NaCl है, Na कैटाइन, Cl एनाइन, उनको पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। लैटिस पॉइंट जो होते हैं, इनका एक अरेंजमेंट अगर किया जाए किसी स्पेस में, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस बोलते हैं। जिस स्पेस, सपोज करते क्या एक जगह है, उसमें आप लैटिस पॉइंट को अरेंज कर रहे हो, तो उस स्पेस को स्पेस लैटिस बोलते हैं। और लैटिस पॉइंट को अरेंज करते जाइए, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और लैटिस पॉइंट का एक ग्रुप होता है, लैटिस पॉइंट का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को यूनिट सेल। तो ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब आप देख भी सकते हो कि लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द पॉइंट विच शो constituents in crystal structure are known as lattice point। फिर क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द 3D स्ट्रक्चर which is shown by lattice point is called crystal lattice। फिर स्पेस लैटिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन स्पेस, तो दिस स्पेस नोन एज स्पेस लैटिस। यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखी हुई है, the combination of the lattice point in which repeated throughout, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं यूनिट सेल। आप ऐसे समझ लीजिए कि यूनिट सेल को आप रिपीट करते रहेंगे तो आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यदि मकान में ब्रिक्स ईंट होती है, उनको ईंटों को रखते जाओगे आप सिस्टमेटिक, तो एक दीवार बन जाती है। ऐसे ही यूनिट सेल को रिपीट करते जाओगे, सिस्टमेटिक अरेंज करते जाओगे, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। यूनिट सेल इज द यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which represent स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मानी यूनिट सेल ही क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये आप ध्यान रखना, किसी भी क्रिस्टल को पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, तो आपको यूनिट सेल पढ़ना बहुत जरूरी है। यूनिट सेल क्रिस्टल्स को बनाने वाली एक सबसे छोटी यूनिट है, और वो यूनिट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, यूनिट सेल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछे ग्रुप ऑफ द लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड, तो यूनिट सेल। और लैटिस पॉइंट जिस स्पेस में अरेंज किए गए हैं, उस स्पेस को स्पेस लैटिस बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है
वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब आपको मैं यूनिट सेल पढ़ाऊंगा। आपको वैसे पता है यूनिट सेल होते क्या है, आप सब जानते हो। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल होती है। यूनिट सेल जो अगर हम बनाए तो यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल, दीज आर 3 टाइप्स। सुनना ही है आपको भी। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बच्चे पूछते हैं सर 1 डायमेंशनल यूनिट सेल हो सकती है क्या? हाँ, देखो बोर्ड पे हो सकती है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बोर्ड पे कुछ भी बोल सकते, लेकिन हकीकत में जो यूनिट सेल होती है वो 3 डायमेंशन ही होती है। लेकिन पढ़ाने के लिए सोच सकते हैं आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इस तरह से। व्हाट इज द 1 डायमेंशनल यूनिट सेल? तो 1 डायमेंशन को आप समझ लो, 2 डायमेंशन को भी समझ लो, लेकिन एक्चुअलिटी में 3 डायमेंशनल ही होता है स्ट्रक्चर क्रिस्टल का। ये आप माइंड में रख लो। 1 डायमेंशनल यूनिट सेल को आपको थोड़ा समझना है तो कुछ नहीं करना है आपको ये सोचो कि ओनली 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड, ओनली 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड, only 1 parameter required to define to this unit cell known as 1D unit cell, 1 dimensional unit cell। अब वो 1 पैरामीटर कौन सा है? सपोज करते हैं आप लैटिस पॉइंट को इस तरह से अरेंज करते जाए, इस तरह से देख लो, आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो इनके सेंटर को मिला दोगे तो केवल लेंथ ही तो चाहिए आपको। तो एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है, एक ही पैरामीटर की, एक ही। तो सेंटर को आप मिला दीजिए, इधर से इधर पे एक ही जरूरत पड़ रही है, लेंथ की। तो ओनली लेंथ की जरूरत पड़ती है समझाने के लिए, तो उसे बोलते हैं आप लोग 1D यूनिट सेल। अब बात उठती है 2D यूनिट सेल क्या होती है। तो 2D यूनिट सेल को आप थोड़ा समझो बेटे। 2D यूनिट सेल को ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, इस तरह से आपने सर्किल बना दिए क्रिस्टल्स के, इस तरह से आपने ये सर्किट बना दी और इन सबके सेंटर को ऐसे 4 मिला दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा बेटे। और स्क्वायर में ये ए आर्म है, ये ए है, और ये बी है, और ये थीटा है। तो टोटल 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है आपको। 2 उसकी आपको एज चाहिए, एक ए एक बी और एक इंटर एक्सेस एंगल चाहिए, 2 एक्सेस और एक एंगल। टोटल 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, तो उसे आप लोग 2D यूनिट सेल कह सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये स्क्वायर है, ये 2D है, बिल्कुल राइट है, ये मैथमेटिकली होती है पूरा सब कुछ। तो 2D यूनिट सेल जो है वो 3 पैरामीटर से समझाई जाती है। ध्यान रखना, 2 एक्सेस, इसको एज बोल सकते हैं, और इंटर एक्सेस एंगल माने थीटा। 2D यूनिट सेल को अपने केमिस्ट्री में 2D यूनिट सेल समझना जरूरी नहीं है, मेन 3D होती है, लेकिन 2D यूनिट सेल को आप थोड़ा सा समझो, कंपटीशन में भी काम आता है कभी कभी। तो 2D यूनिट सेल होती कितनी टाइप्स की हैं? 2D यूनिट सेल जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। 5 टाइप्स आप जानते हो, हमको पता है 5 टाइप्स कौन से होते हैं। थोड़ा हम आपको रिपीट करवा दें 5 टाइप्स कौन से हैं 2D यूनिट सेल के लिए, आपके बहुत काम आएंगे आपको। तो आप 5 टाइप्स में पहला वाला जानते हैं शायद कि इस तरह से हम पढ़ा देते हैं आपको, A=B हो और थीटा 90 हो तो ये यूनिट सेल जो होगी इसको स्क्वायर बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको आप स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर। तो एक तो हो गई स्क्वायर यूनिट सेल, ये ध्यान रखना, A=B और θ=90, इसको स्क्वायर यूनिट सेल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि A=B तो है लेकिन θ 60 का हो गया तो इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप हेक्सागोनल कह देना। तो ये हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल में इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि आर्म तो आपकी इक्वल है सारी, लेकिन जो एंगल है
वो 60 का होता है। ये आर्म इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 60 का होता है। तो इस तरह से हेक्सागोनल हो गई आपकी। हेक्सागोनल को अब थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। 3 टाइप्स की, अगर A = B नहीं है लेकिन थीटा 90 का है तो इसे रेक्टेंगुलर होता जाता है बेटा। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल जो होती है वो इसी तरह की होती है, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में एंगल जो होता है वो तो 90 का होता है, लेकिन आर्म इक्वल नहीं होती। इस तरह से आप बना सकते हो। तो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल इधर थर्ड यूनिट सेल हो गई आपकी। ये 2 डायमेंशन में पढ़ी जाएगी। ये आप सब जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए और भी देख सकते हैं हम लोग कि A = तो B है, लेकिन थीटा ना तो 90 का ही है और थीटा ना ही 60 का ही है। तो इस तरह की कोई यूनिट सेल अगर आपको दिखे तो इसे रोम्बिक यूनिट सेल बोला जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रोम्बिक यूनिट सेल में आर्म तो आपकी इक्वल है दोनों, लेकिन एंगल पता नहीं, ना तो 60 का ही है ना ही 90 का ही है, चेंज हो रहा है, तो इसे रोम्बिक यूनिट सेल बोला जाएगा। तो ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। तो ये आर्म तो इक्वल है, तो मतलब जो रेक्टेंगुलर है उसको कुछ का दिया है आपने, इसलिए वो रोम्बिक बन गया है। एक यूनिट सेल है जो मोस्ट एसिमेट्रिकल होती है, वो पैरेललोग्राम होती है। ध्यान रखना जो पैरेललोग्राम यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में ना तो A = B होता और ना ही थीटा किसी के इक्वल होता, ना 90 के ना 60 के, किसी के भी इक्वल नहीं होता। इसे मोस्ट एसिमेट्रिकल यूनिट सेल बोलते हैं और ये यूनिट सेल आपकी पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से आपकी मोस्ट एसिमेट्रिकल यूनिट सेल 5th नंबर पर है। ये मोस्ट सिमेट्रिकल है और ये मोस्ट एसिमेट्रिकल है और ये बीच की 3 और है। तो ये 2D यूनिट सेल हमने आपको बता दी। अब अपन मेन बात पे आने वाले हैं, 3D यूनिट सेल। इस 2D को एक बार देख लो और 3D हम चालू करते हैं। ये 3D चालू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल, ये अपना टॉपिक है आज। टाइप्स ऑफ द 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती है। 3 डायमेंशनल यूनिट आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वो है सिंपल और बेसिक भी कह सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सिंपल यूनिट सेल। ध्यान रखना, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल अभी बताएंगे क्या होती है, लेकिन सेकंड जो है ये सेंटर्ड यूनिट सेल है। सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के बहुत सारे नेम हो सकते हैं। इसको बेसिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। ये सिंपल यूनिट सेल है। भाई बताएंगे उसकी मतलब क्या है। सेंटर यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट होती है ये फेस सेंटर्ड। ध्यान रखना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FC बोल सकते हैं शॉर्ट में। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसको बेस BC बोल सकते हैं। और लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को आप EC भी कह सकते हैं। ये इनकी डेफिनेशन और आपको बता दें, उसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी डेफिनेशन से ही कि व्हाट इज द सिंपल यूनिट सेल, व्हाट इज द सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं और OT बन सकती है। तो देखो आप सिंपल यूनिट सेल को समझो। देखो
मैं यहाँ पे एक क्यूब बना लेता हूँ और इस क्यूब को बनाने के बाद मैं आपको इसमें सिंपल यूनिट सेल समझा दूंगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर प्रेजेंट हो, ओनली एट द कॉर्नर, ध्यान रखना बेटे, ओनली एट द कॉर्नर, तो ऐसी यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। When constituent particle present only at the corner of unit cell, it's called simple unit cell, basic unit cell, fundamental unit cell। एक बात और आपको बताएं, ये यूनिट सेल हर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलेगी आपको, ये आप ध्यान रख लो, ध्यान रख ही लो। 7 टाइप के क्रिस्टल्स हैं, ईच क्रिस्टल में ये यूनिट सेल मिलेगी, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ये सिंपल यूनिट सेल हो गई, ऐस करके लिख देता हूं आपको। सेंटर्ड यूनिट सेल का मीन्स क्या है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड अदर्स, एट द कॉर्नर एंड अदर ऑफ यूनिट सेल, माने कॉर्नर पे हो और कहीं भी और जगह हो, तो ऐसी यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा बता दूं आपको, फिर बनाता हूं कि अगर कॉर्नर पर भी है और ईच फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल है, कॉर्नर पे भी है और फेस के सेंटर पे भी है, तो इस प्रकार टाइप की यूनिट सेल को फेस सेंटर यूनिट सेल बोला जाएगा। कैसे, देखो एक क्यूब बना लिया, इस तरह से कोई क्यूब बना देना आप, और इसको बनाने के बाद आप ये देखना यहाँ भी पार्टिकल है, कोने पे तो लगाना ही है, कोने तो अपने ही है सारे कॉर्नर, हर कॉर्नर पे पार्टिकल मिलेगा, और इस फेस से ऊपर वाले फेस के सेंटर पे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और पीछे वाले पे भी है, और आगे वाली दीवार पे। इसे बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बस पोजीशन ध्यान रखना कि अगर एट द कॉर्नर सिंपल यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे भी है, तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। अब आते हैं अपन बॉडी सेंटर यूनिट सेल पे। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या करना है आपको, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आपको क्या करना है, एक आप क्यूब बना लेना, और इस क्यूब बनाने के बाद आप समझना मेरी बात कि कॉर्नर पर पार्टिकल तो हो ही, कोई दिक्कत नहीं, कोने पे तो मिलना ही मिलना है, एक पार्टिकल सेंटर पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच में। जैसे कोई रूम है, रूम का सेंटर बीचों बीच में होगा, ना तो वो किसी बेस पे, ना वो किसी कॉर्नर पर, ना वो किसी एज पर, वो बीचों बीच में होगा, हर कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस में, तो उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ध्यान रखना, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बेटा डेफिनेशन है, when constituent particles or atom कोई भी present at the corner and center of unit cell, center। एक यूनिट सेल और बन जाएगी आपको एंड सेंटर। तो एंड सेंटर यूनिट सेल मीन्स when constituent presents at the corner, at the corners and two constituent presents opposite faces of unit cell। opposite faces भी कह सकते हो, अल्टरनेट भी बोल सकते हो, ये ऊपर वाले पे तो इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, आगे नहीं, तो अपोजिट फेसेस पे होगा, तो इसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान रखना, इस रूम के इधर है कोई बोर्ड लगा तो सामने भी लगा, इस तरह से। तो व्हेन constituent presents at the corner and अपोजिट फेसेस और अल्टरनेटिव फेसेस, कुछ भी कह सकते हो, उसको एंड सेंटर यूनिट सेल। तो दीज आर 4 टाइप बेसिकली, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। These are simple, these are centered unit cell. Centered unit cell are 3 types, face centered, corner plus each face, body centered, corner and center of unit cell, or end centered,
corner and opposite faces of unit cell. So that is types of the 3D unit cell. तो 3D यूनिट सेल्स देख लो आप, टाइप्स ऑफ द 3D यूनिट सेल्स. दिस आर सिंपल, बेसिक, प्रिमिटिव. इस तरह से ओनली एट द कॉर्नर, ओनली कॉर्नर एंड ईच फेसेस सेंटर. एंड सेंटर में कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड अपोजिट फेसेस और अल्टरनेटेड फेसेस. बॉडी सेंटर में कॉर्नर एंड बॉडी ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल. तो इस तरह से ये यूनिट सेल की ये टाइप्स हैं. एक इसको अब अपन ये देखते हैं कि किस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, और ये देखते हैं कि यूनिट सेल में कौन कौन से एरियाज हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है. एरिया थोड़ा एक बार देख लेते हैं अपन. एरिया होते कितने हैं. तो यूनिट सेल होती ना, उसमें जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर का नंबर 8 होता है. ध्यान रखना है, यानी नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, 1 होता है. यार ना किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में, ये क्यूब के लिए है, तो क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूब के लिए कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं. ध्यान रखना, ठीक है. और कॉर्नर का जो पार्टिकल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 होता है. 1/8 का मतलब है ये 12.5% कंट्रीब्यूशन इसका होता है. ध्यान रखना. तो कॉर्नर का जो पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल में काउंट होता है. तो 1 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा. ये ध्यान रखना. जो फेसेस होते हैं, फेस क्यूब में टोटल फेस 6 होते हैं, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 1/2 होता है. ध्यान रखना, मतलब 50% फेस होता है. और अगर मैं बात करूँ आपकी, इसकी बात कर सकते हैं अपन, सेंटर की भी बात कर सकते हैं अपन कि एक क्यूब में सेंटर कितने होते हैं. तो सेंटर 1 होता है और कंट्रीब्यूशन भी वही होता है, मतलब 100%. ठीक है. अच्छा, एज अगर कोई बात करे, एज क्या है, कितनी एजेज होती हैं, तो एज 12 होती है. ध्यान रखना बेटे. और उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 और 25% होता है. ध्यान रखने वाली बात. ठीक है जी. अगर आपसे मैं बोलूँ कि फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल अभी कंट्रीब्यूशन वाली बात कितनी होगी और कुछ नहीं होगी. ये ध्यान रख लेना कि कॉर्नर्स, फेस, सेंटर एंड एजेज. अब अपन को क्या करना है, ये देखना है कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं. देखते हैं अपन लोग. तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल. तो सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि एक क्यूब होता है और उसमें क्या होता है, हर ईच कोने पे एक एटम्स प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. अब आपको पता है कि तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल कितना आएगा. तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आएगा 1/8 × 8 = 1. 1/8 क्यों आया, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 सब जगह 1/8 है, और टोटल 8 कॉर्नर है. तो याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल 1 पे आप टिक लगा देना. ये 1 होता है. क्यों होता है 1, तो 1/8 जब 8 टाइम्स करोगे आप तो 1 आएगा. तो बता दूं मैं. चलो, फेस सेंटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं देख लेते हैं. फेस सेंटर में भी देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल, ठीक है जी. फेस सेंटर यूनिट सेल इज इक्वल टू, कहाँ पार्टिकल होते हैं, कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, पता है आपको, और फेस पे भी. ठीक है जी.
ठीक है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/8 इंटू 8। फेस का क्या होगा 1/2 इंटू 6। 6 क्यों कर रहा हूँ क्योंकि 6 ये फेस होते और 8 कॉर्नर होते। काट दो तो क्या आएगा 1 + 3 = 4 आएगा। तो इस तरह से 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कौन सी यूनिट सेल में, ये फेस सेंटर यूनिट सेल है। कॉर्नर पे है, कॉर्नर की कैलकुलेशन मेरे को पता है, फेस की पता है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है और 6 फेसेस होते हैं। अब तीसरी बात आती है कि बॉडी सेंटर में निकाल के बताइए, तो यहाँ फेस की जगह में बॉडी लिख देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना आपको है। और बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे पार्टिकल है और सेंटर पे भी पार्टिकल है, मतलब बॉडी सेंटर पर है, मतलब यूनिट सेल की जो बॉडी है उसके सेंटर पे पार्टिकल है। ठीक है जी। तो कॉर्नर का कितना हिसाब किताब बनेगा 1/8 इंटू 8 बनेगा और बॉडी का तो 1 ही बनेगा, तो ये भी सेंटर होता है यूनिट सेल में। तो फिर 1 + 1 तो कितने पार्टिकल आ गए 2 पार्टिकल आ गए आपके, ये सब पता है आप। चलो एंड सेंटर पे और आ जाते हैं, देख लो आराम से। एंड सेंटर में क्या करना है END एंड सेंटर, इसमें अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना बेटे, ये अपोजिट, तो अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो 2 ही आएगा आंसर। तो इस तरह से आपको 2 पार्टिकल्स होंगे अपोजिट फेसेस पे, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया 6 का नहीं किया। तो फिर अपन अगर अपन देखें सभी यूनिट सेल को तो क्या आएगा, देखो यूनिट सेल्स है, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉर्नर, यहाँ लिख देता हूँ मैं फेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉडी, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द यूनिट सेल लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ टोटल पार्टिकल। अब आपको देखो चेक कर लो जो अभी आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल पार्टिकल कितने हो गए यूनिट सेल में, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो कौन सी यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है, कॉर्नर में पार्टिकल्स होते हैं, कैलकुलेशन करो, बनाया, यहाँ होता नहीं है, खत्म करो, 0 0, टोटल पार्टिकल बनाएगा। दूसरी यूनिट सेल कौन सी है, फेस सेंटर यूनिट सेल है, FC बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल को FC बोलते हैं। या कॉर्नर पे भी होते हैं पार्टिकल तो कॉर्नर की कैलकुलेशन कर लो 1, फेस पे भी होते हैं तो फेस की कैलकुलेशन कर लो 3, यहाँ होते नहीं है, टोटल 4 आ गए। थर्ड कौन सी है, बॉडी सेंटर है, आपको पता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे भी होते हैं, कॉर्नर की कैलकुलेशन करो 1 आया, फेस पे होते नहीं है, सेंटर पे होता 1 1 मिला के 2 आ गया। लास्ट है एंड सेंटर, एंड सेंटर यूनिट सेल में कहाँ पार्टिकल होते हैं, कॉर्नर पे तो होना ही होना है, कॉर्नर की हो गई, अपोजिट फेसेस पे होना 1/2 इंटू 2 1 आ गया, यहाँ होना नहीं है, टोटल मिला के 2 आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट सेल्स में आप कोई भी पार्टिकल फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, इस तरह से आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स बन सकता है। अब हम थोड़ी सी क्या करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल्स करवाते हैं तो देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जल्दी जल्दी कराएंगे तो सिंपल है ना, इसलिए चलो बेटा दो उसको, देखो आप ये क्वेश्चंस है, मैं जल्दी से क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, फटाफट क्वेश्चन बनाता हूँ जल्दी से। कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपके सेंटर पर है, बी पार्टिकल फेस पे है, तो बताइए क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्रिस्टल का क्या होगा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। आपको उसने क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया, तो फॉर्मूला जो पूछना है उसने बता दिया कि ए ऑप्शन दे दिया AB2 AB3 और डी में दे दिया A2B। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, सुनो क्वेश्चन सुनो। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ए पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर एंड बी पार्टिकल प्रेजेंट
फेस, और थोड़ा बना देते हैं सी पार्टिकल प्रेजेंट कॉर्नर, और ये ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। तो क्या कोई भी दे सकते हैं, देखते हैं ये कहाँ बैठा है, ये सेंटर पे बैठा है। सेंटर की कैलकुलेशन क्या होती है, 1 होती है। बी कहाँ बैठा हुआ है, फेस पे बैठा हुआ है, फेस की कैलकुलेशन क्या होती है, ये होती है। और सी कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर पर बैठा हुआ है, कॉर्नर की कैलकुलेशन क्या होती है, 1/8 × 8 1 आएगा। तो फॉर्मूला आएगा A1 B3 और C1, ये फॉर्मूला आ जाएगा, A B3 और C1 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं अपन जल्दी से, ये वाला तो बनाया था, और भी देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आएगा, बताओ उसको। एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर X particle present corner of unit cell, Y particle present face of unit cell. What is the formula of this crystal? ठीक है, ठीक है। X पे यहाँ, Y को यहाँ, तो X कहाँ है, कॉर्नर में है, तो कॉर्नर्स की कैलकुलेशन कर लो, ये है। फेस की कर लो आप, फेस पे है Y, तो 1/2 × 6 ये है। तो जो फॉर्मूला होगा वो आपको समझ लो, x 1/3, आंसर आया x/3। ठीक है जी, चलो ऐसे फॉर्मूले करने हैं तुमको, और देखिए तो बेटा ये आंसर आ गया। चलो कोई भी फॉर्मूला हो उसको कर सकते हैं, इसके बाद देखते हो। अगर एक न्यूमेरिकल ऐसा दे दें हम, ए पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पर है, ये पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, और बी पार्टिकल प्रेजेंट 50% फेसेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल? इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, ए कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे, कॉर्नर की बेटा क्या कैलकुलेशन है, ये, और बी कितना है, 50% फेसेस पर, फेसेस की कैलकुलेशन क्या है, ये होती है, और 50% कर देना इसका। ऐसे करोगे तो 1/2 × 6 होगा, और 50% को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 50/100 ये आ गया, 2 3 या 6 3/2 आया। अब ए रेशो बी कितना है बेटे, ए रेशो बी रेशो 1 3/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, राउंड फिगर में आ जाएगा, तो 2 रेशो में आ जाएगा 3 आएगा, 2 का इसमें भी करो, 2 का इसमें, 2 से 2 कट गया होगा। तो फॉर्मूला जो बना आपका क्रिस्टल का, वो फॉर्मूला A2 क्या बना, B3 बना। ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं, कोई लैंग्वेज बना देगा वो किस तरह से बनाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ए पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड बी पार्टिकल प्रेजेंट 50% फेसेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल, आप फटाफट चुटकियों में निकाल दो। कुछ ही पूछ सकता है वो आपको, कोई भी लैंग्वेज बना के, आपको घबराना नहीं है, फटाफट काम होना है। उसने ऐसे पूछ लिया, ये पार्टिकल तो आपके कॉर्नर्स पर है और बी पार्टिकल फेसेस पे है और सी पार्टिकल आपका सेंटर पे है बॉडी के, तो फार्मूला बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तो कोने की कैलकुलेशन करो, 1/8 × 8 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। फेस की कैलकुलेशन करो, 3 आया, और सेंटर की कैलकुलेशन 1 × 1 ही आया। फार्मूला हुआ A1 B3 और C1। कोई सा भी पोजीशन वाले कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आपको छोड़ना नहीं है। चलो और देखो सवाल जल्दी जल्दी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर X प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ Q, Y प्रेजेंट एज E, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल। तो X कहाँ है, सेंटर पे है, 1/8 × सेंटर, सॉरी अब ये कौन करो X Y, और Z प्रेजेंट इज द कॉर्नर, कॉर्नर पे होना जरूरी है। तो देखो X का सेंटर 1 ही रहेगा, Y H का कैलकुलेशन होगा 1/4, H कितनी होती 12, 3 आया,
और जेड कॉर्नर है 1/8 इंटू 8 1 आया। फॉर्मूला आएगा x के नीचे 1, y के नीचे 3 और z के नीचे 1। फॉर्मूला हुआ x/3 z। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल होता है फटाफट अपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज दिया तो परसेंटेज कर देंगे। देखते एक और क्वेश्चन है, वो सुनो। एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल है कोई, ए पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर पर और बी पार्टिकल प्रेजेंट है आपके फेस पे। ओके जी, अगर वन पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम फेस, वन पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम फेस, सुन लो मेरी बात, मिसिंग हो गया, एक पार्टिकल फेस से भाग गया है, मिसिंग फ्रॉम फेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्रिस्टल? कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले की कैलकुलेशन करो। 1/8 इंटू 8 1 आया, फेस में से निकल गया, कितने बचे? 5 फेस बचे, 5 का मल्टीप्लाई करो 5/2, रेशो क्या बना? A/B 1/5/2, 2 का मल्टीप्लाई करो 2/5 आया। तो आंसर आया आपका A2B5। मिसिंग में है तो 6 फेस होते हैं, एक पार्टिकल मिसिंग हो गया है तो 5 फेस बचे, तो 5/2, तो 1/5/2 को आप सिंपल रेशो बना लो। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, 2 का इसमें भी करो, तो 2/5 आया। ये आपका फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको बाकायदा समझना है और उसी हिसाब से अपने आप को डील कर लेना है। कोई सा भी कहीं से भी आए, कहीं भी डाल दे, आपको फेस पे डाल दे, चाहे मिसिंग कर दे, चाहे एक्स्ट्रा आ जाने दो पार्टिकल, या कुछ भी हो जाए, आ सकता है। ये क्वेश्चन और हो सकता है, देखो आप बोलो कैसे हो सकता है कि ए पार्टिकल प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पर, ठीक है, और बी पार्टिकल अपोजिट फेसेस पे है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो अपोजिट फेसेस पे है, इसका मतलब ए पार्टिकल कॉर्नर में है तो 1/8 ये आया। वो अपोजिट फेसेस मतलब टोटल 2 ही फेस हैं, ये भी 1 आया। आंसर आया ए। अपोजिट फेस 2 ही हो सकते हैं, क्यूब में ध्यान रखना। जैसे ये रूम है, ये भी है तो सामने होगा, और कौन अपोजिट हो सकता है? अपोजिट फेस अल्टरनेट फेस 2 ही होते हैं। इस तरह से आप तमाम क्वेश्चंस करिए और भी आगे बढ़ते हैं और करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।